नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्य हिंदी एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने उन लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें, बल्कि संभव हो सके तो हमारे वीडियोस को बड़ी संख्या में डिस्ट्रीब्यूट करें, सर्कुलेट करें और शेयर करें, ताकि ईमानदार पत्रकारिता ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। आज दरअसल हम बातचीत करना चाहते हैं हिंदी हार्टलैंड की। आप सोचेंगे हिंदी हार्टलैंड के बारे में बातचीत क्यों करना? इसलिए बातचीत करना क्योंकि किताब आई है जिसका नाम है हिंदी हार्टलैंड। ये किताब लिखी है गजाला वहाब ने और ये किताब छापी है एलएफ ने। इस किताब का दाम है 999 रुपए। ये किताब कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है, कई मायनों में आपको बहुत सारी जानकारियां देती है। अगर आपको वाकई में हिंदी हार्टलैंड के बारे में पता करना है, जानना है और आपको समझना है और किसी एक जगह अगर आप सारी जानकारी चाहते हैं तो इस किताब में आपको मिल जाएगी। ये किताब आपको खान पान से लेकर भारत की मौजूदा राजनीति तक का सफर तय करती है। ये किताब इतिहास से लेकर भूगोल तक के बारे में जानकारी देती है। ये किताब आपको ये भी बताती है कि मुगल काल में क्या हुआ और भारत को आजादी कैसे और किन हालातों में मिली। और ये किताब संगीत के बारे में भी बात करती है। ये किताब किताबों के बारे में भी बात करती है। इसलिए हिंदी हार्टलैंड में जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी हुआ है अब तक, उन सब की जानकारी बहुत ही खूबसूरत तरीके से और बहुत ही बेहतर सेंसिटिविटी के साथ और नई नजर से देखने का काम गजाला जी ने किया। गजाला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा इतनी खूबसूरत किताब लिखने के लिए। बहुत मोटी किताब है, तकरीबन 500 पेज की ये किताब है और इसमें सब कुछ है। मैं तो कहता हूं कि इट्स ए लिविंग इंसाइक्लोपीडिया अबाउट हिंदी हार्टलैंड। इतनी मेहनत आपने की होगी इसको लिखने में, मैं समझ सकता हूं। तो एक तो ये बताइए, आपने किताब लिखी क्यों? मतलब आप किसी छोटी जिस चीज पे लिख सकती थी, किसी एक फोकस सब्जेक्ट पे लिख सकती थी, आपने तो पूरा पहाड़ उठाने की कोशिश की। आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस कदर तारीफ कर दी है कि मैं एक्चुअली समझ नहीं पा रही हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ अपना आभार व्यक्त करना आपके लिए। तो सो मैं थैंक यू सो तारीफ कम कर मच। दूं थोड़ी सी, अगर आपकी जी इजाजत बिल्कुल। जी बिल्कुल, ताकि इतना भी ज्यादा आदमी हवा में ना उड़े या इंसान हवा में ना उड़े। एक्चुअली किताब की शुरुआत जो थी, ये मेरी पिछली जो किताब थी बौना मुस्लिम, उसके खत्म होने से ही इसकी शुरुआत हुई थी। अ, और चूंकि मेरी आदत है बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीदने की, सवाल ज़्यादा पूछने की, तो ये इसका स्कोप धीरे-धीरे बढ़ता ही चला गया। जब मैंने लिखने की शुरुआत करी थी तो मुझे नहीं अंदाज़ा था कि मैं इस तरीके की ये किताब लिखूँगी। मेरा उस वक़्त फ़ोकस सिर्फ़ सेक्टेरियन वायलेंस, सिर्फ़ सांप्रदायिकता के ऊपर था कि हिंदी बेल्ट को मशहूर है कि यहाँ पे सांप्रदायिकता बहुत ज़्यादा है। लोगों में दंगे फसाद जो हुए हैं, उसके अलावा भी मनमुटाव भी बहुत है। तो ये एक कॉमन धारणा लोगों में है। भारत में सभी लोग जब यूपी बिहार की बात करते हैं तो उसको इसी नज़रिए से देखते हैं। तो मैं सोच रही थी कि ये किताब मैं देखती हूँ कि सांप्रदायिकता और कास्ट वायलेंस, दोनों कम्युनल एंड कास्ट वायलेंस दोनों को पे थोड़ा-सा मैं काम करती हूँ। इसको समझने की कोशिश करती हूँ कि भारत के बाकी हिस्सों के मुकाबले में यहाँ पे ये टेंशन ज़्यादा क्यों है। मगर जब मैंने इस पे काम शुरू किया तो मुझे लगा कि मुझे इसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा-सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा, थोड़ा-सा इतिहास पे जाना पड़ेगा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई है और क्यों हुई है? क्या हालात थे जब इसकी शुरुआत होना मुमकिन हो पाया? तो इसलिए थोड़ा इतिहास आ गया। फिर जब ये इतिहास आ रहा था तो मुझे लगा कि सिर्फ़ सब कुछ बुरा ही तो नहीं हुआ है, उसका जो पॉज़िटिव असर भी पड़ा है हमारे इतिहास का, तो उस पे भी नज़र डालनी चाहिए कि किस तरह से हमारी सभ्यता, जिसको अब हम पॉपुलर इंडियन कल्चर कहा जाता है, वो काफ़ी हद तक इस एरिया से ही उभरी है, इसी एरिया से पनपी है। तो धीरे-धीरे करके इसका स्कोप बढ़ता ही चला गया। एंड मैं इस बात की बहुत आभारी हूँ कि मेरे पब्लिशर्स ने इस बढ़ते हुए स्कोप पर पाबंदी नहीं लगाई। उन्होंने ये नहीं कहा कि बात तो इसकी हुई थी, अब ये क्या हो रहा है? और इतने किताब की वर्ड लिमिट बढ़ती जा रही है। तो ये इसका जो प्रेज़ेंट फ़ॉर्म जो बना है, वो इसी तरीके से बना है
किश्तों में। ओरिजिनली मैंने कंसेप्चुअलाइज इतने बड़े लेवल की किताब नहीं की थी। बताइए कि एक शब्द में अगर आपको डिफाइन करना हो हिंदी हार्टलैंड को तो कैसे डिफाइन करेंगे? एक्चुअली एक शब्द तो मैं हार्टलैंड ही बोलूंगी, और उसको हार्टलैंड इसलिए बोलूंगी क्योंकि हमारी सिर्फ भाषा की बात नहीं है, हमारी जिस तरह से सभ्यता उभरी है भारत वर्ष की, जो एक एक जोग्राफिकल एरिया में बंधा हुआ देश जो बना हमारा, हिमालय नॉर्थ में है और इंडियन ओशन साउथ में है, ये लैंड मास जो म्यांमार का, चाइना का ईस्ट में है, और वेस्ट में हमारा अरेबियन सी है। तो इस एक जोग्राफिकल कैद के बीच में ये जो हमारा देश बना, इसकी काफी सारी सोच ये इस इलाके से पनपी है। ये जितना भी हमने चाहे वो कल्चर के बारे में हो, चाहे वो धर्म के बारे में हो, हमारी जो धार्मिक आस्थाएं हैं, चाहे हिंदुइज्म की हो या उससे पहले बुद्धिज्म की हो या बाद में इस्लाम की हो, ये सब इसी एरिया में पनपी हैं। इसके इसके विचार या इसकी सोच इसी एरिया में पनपी है। फिर जो खाने के इन्फ्लुएंसेस हमारे आए, खाने में अब किस तरीके से प्याज का इस्तेमाल होना या प्याज को भून के इस्तेमाल करना, जो कि अब वाइड स्प्रेड पूरे मतलब आप साउथ में भी चले जाएं, दक्कन में भी चले जाएं, हैदराबाद का भी आप खाना देखें, वो उसका उसी तरीके से इस्तेमाल होता है। तो ये सब भी इस एरिया में बना, चाहे यहाँ पर यहाँ का ओरिजिनल ना हो, चाहे आया ये बाहर से, ये कल्चर खाने का हमने बाहर से अडॉप्ट किया हो, मगर एक तरीके से फिर आपका लिबास देख लीजिए, ये शलवार कमीज पहनना या कुर्ता पजामा है जो काफी हद तक एक वाइड स्प्रेड बन गया है, या साड़ियाँ ही देख लीजिए। ठीक है, साउथ इंडिया में अपना अलग कल्चर रहा है साड़ियों का, मगर जो कॉटन का या कॉटन और सिल्क को मिक्स करना, चंदेरी है जो अब वाइड स्प्रेड है, हर जगह किया जा रहा है, जो वीव हर जगह अब हो रही है, तो ये सब भी इसी रीजन से पनपा है। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे आइडियाज हैं जो अ, यहाँ से डिस्पर्स हुए हैं, और उन्होंने एक हद तक हमें एक तरीके के ये कहना तो बड़ी बात हो गई कि एक डोर से बांध दिया है। डाइवर्सिटी हमारे यहाँ अभी भी है, मगर इन सब डाइवर्सिटी के बाद जो एक कॉमन फैक्टर हमें कनेक्ट करता है, मेरे ख्याल से वो ये रीजन कनेक्ट करता है। इतना पिछड़ा क्यों है? ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। इसका पिछड़ेपन की वजह थोड़ा सा इतिहास में जाने की ज़रूरत है, क्योंकि एक समय ये था कि ये हिंदुस्तान का, या उस वक़्त हिंदुस्तान नहीं था, मगर इस पूरे एरिया में, ये साउथ एशिया का जो रीजन था, इसका सबसे प्रॉस्पेरस, सबसे खुशहाल, इकोनॉमिकली खुशहाल रीजन ये था। और आप इकोनॉमिक खुशहाली का अंदाज़ा इससे भी लगा सकते हैं कि जब आपके पास खुशहाली होती है, आपके पास खाने-पीने के लिए अच्छे साधन हैं, तभी आप आराम की चीज़ें भी सोच सकते हैं ना, तभी आप कल्चर के बारे में, नाच-गाने के बारे में सोचते हैं, तभी आप चिंतन कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है ना, भूखे भजन भी ना हो। अगर आप भूख से मर रहे होंगे या आपके पास खाने-पीने की कमी है, तो आप ये सारी चीज़ें पे ध्यान नहीं दे सकते। तो द वेरी फैक्ट कि आप इस रीजन में इस तरीके की गहराई की सोच उभरी, इस तरीके का साहित्य उभरा, प्रोज में भी और पोइट्री में भी, इसका यही एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी, लोगों में खुशहाली थी, और लोगों के पास इतना समय था कि वो ये सब चीज़ों पे ध्यान दे सकें। तो ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स भी हमें ये बताते हैं कि हिंदुस्तान का नॉर्थ इंडियन रीजन जो है, स्पेशली यूपी और बिहार का ये जो रीजन था, इसको ग्रैनरी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था। यहाँ पर इतनी अनाज की उपज होती थी कि न सिर्फ वो अपना पेट भर सकते थे, बल्कि वो आगे इधर उधर अनाज की का ट्रेड भी कर सकते थे। फिर यहाँ पे इंडस्ट्री थी, तो ये और जो कि एक्सपोर्ट करती थी, यहाँ से एक्सपोर्ट होते थे, चाहे वो रोड से हो, सिल्क रूट के जरिए हो, या ये काफी सारी खुशहाली की वजह से ही यहाँ पे बाहर के लोगों के, बाहर की ताकतों का की नजर इस रीजन पे थी। अनफॉर्चुनेटली जो आखिरी ताकत यहाँ पर आई, जो कि ब्रिटिश थे,
तो उन्होंने इस रीजन को सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन का जरिया बना लिया। तो यहाँ के सामान को यहाँ से बाहर भेजते थे अपने मुल्क में, ब्रिटेन में, और वहां से फिनिश्ड गुड्स को यहाँ लाते थे। तो हमारे इकोनॉमी के ये जो 3 स्तंभ थे, चाहे वो एग्रीकल्चर हो या इंडस्ट्री हो या सर्विसेज हो, नौकरियां हो, ये तीनों धीरे धीरे खत्म होते ही चले गए ब्रिटिश पॉलिसीज के तहत। और ये बहुत ही डेलिब्रेट की वजह से ये एरिया जो था धीरे धीरे पिछड़ता ही चला गया। जब ब्रिटिश ने अपनी कॉलोनीज एक्सपैंड की, प्लांटेशंस बनाने शुरू किए, चाहे वो ईस्ट में हो, मलेशिया, इंडोनेशिया, जिसको इंडो चाइना कहा जाता था, या और फर्दर ईस्ट फिजी वगैरह में, और वेस्ट में देख लें मेडागास्कर है, मॉरिशस है, मालदीव नहीं, मेडागास्कर, और फर्दर वेस्ट चले जाएं फिजी, सॉरी वेस्ट इंडीज है, गुआना है, ये सारी जो रीजन्स थे, तो इनको चीप लेबर की जरूरत थी, इनफैक्ट मुफ्त लेबर की जरूरत थी। आप देखें कैसे इतिहास की चीजें कड़ियां एक से एक मिलती हैं। ये वो टाइम था जब ब्रिटिश यहाँ पर लेबर ढूंढ रहे थे, तो वर्ल्ड वाइड स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया गया था कि अब आप स्लेव ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो उनको ये लगा कि स्लेव्स को हम ऑफसेट कैसे करें, तो इंडेंचर्ड लेबर बना लें। तो इंडेंचर्ड लेबर जो थी वो भी एक तरह से स्लेव्स ही हुए, क्योंकि वो आपको परमानेंटली, आप 15 साल की म्याद के लिए उनको अपने प्लांटेशन पे आपने रख लिया है, 15 साल के बाद वो वापस आ सकते हैं। बट वापस कौन आता है जब आपने एक इंसान को यहाँ से लेके बिल्कुल ही अलग जगह पे ट्रांसप्लांट कर दिया। ये वो भी पीरियड था जहाँ 1857 की लड़ाई हो चुकी थी, और वो लड़ाई का गढ़ जो था ये नॉर्थ इंडियन रीजन ही था, हिंदी हार्टलैंड ही था ये पूरी लड़ाई का गढ़। तो जो ब्रिटिश की प्यूनिटिव एक्शन था, जो सजा देने का जो भी सजा दी जा रही थी रिबेल्स को, और उन लोगों को जो रिबेल्स का जिन्होंने पॉसिबली साथ दिया या फ्यूचर में रिबेलियन कर सकते थे, तो उनकी सोच ब्रिटिश की उस वक्त ये थी कि जिस पे भी शक है कि आगे दोबारा ऐसी हरकत कर सकते हैं, वो भी पर्सोना नॉन ग्राटा है, उसको भी यहाँ से हटा दिया जाए। तो उन्होंने मास लेवल पे यहाँ से स्किल्ड वर्कफोर्स को अपनी कॉलोनीज में ट्रांसफर करा एज चीप लेबर। कुछ लोग खुद भी वॉलंटियरली भी गए, क्योंकि यहाँ पे करने के लिए कुछ नहीं बचा था। एक तरफ से तो ब्रिटिश उनकी खोजबीन में थी कि सजा उनको पकड़े, या तो हैंग कर दिया जाए, या काला पानी भेज दिया जाए अंडमान में, या फिर उनको एग्रीकल्चर, जमीन सूख चुकी थी, एग्रीकल्चर नहीं हो रहा था, इंडस्ट्री, शहर के जो राजा महाराजा पहले उनको जो पेट्रन्स होते थे उनके हैंडीक्राफ्ट के आर्टिजन्स जो थे, अब उनके पास काम नहीं था। तो ये मास डी स्किलिंग एक तरह से हुई है इस रीजन की। तो जब इतना प्रोग्रेसिवली इस रीजन में आपका टैलेंट को कुरेद दिया, खुदेड़ दिया, तो उसको दोबारा रीसेटल होने में तो बहुत टाइम लगता है। मगर अनफॉर्चुनेटली आज़ादी के बाद भी सरकार की मानसिकता कुछ इस तरीके से थी कि वो उसको होने का मौका नहीं मिल पाया। एक तो सबसे बड़ा डर ये था कि पाकिस्तान से लड़ाई होगी तो हम यहाँ जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो हमारा बर्बाद जाएगा। पैसा कम था, रिसोर्सेज कम थी, तो जो भी इंडस्ट्रियल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इस तरीके के बड़े इन्वेस्टमेंट्स करने थे सरकार को, वो उन्होंने यहाँ से दूर किए। तो ज़्यादातर डेक्कन में किए, क्योंकि उनको लगा कि ये बचा रहेगा। तो एक ये सोच की प्रॉब्लम थी। दूसरी ये था कि यहाँ पे लोगों में पॉलिटिकल जागरूकता बहुत ज़्यादा थी। तो जब इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल जागरूकता लोगों में हो गई, तो उनका ध्यान इकोनॉमिक जागरूकता या सोशल जागरूकता से थोड़ा-सा हट गया, क्योंकि वो सब, हर इंसान अब पॉलिटिक्स कर रहा है। हर इंसान ने अपनी 2 आदमियों की, 4 आदमियों की पार्टी बना ली है। तो आप देखें यहाँ पे इतनी मल्टीपल पार्टीज़ यूपी और बिहार में आई, जो कि राजस्थान, मध्य प्रदेश भी यहाँ का हिंदी बेल्ट का हिस्सा है, मगर वहाँ नहीं आई क्योंकि वो प्रिंसली स्टेट्स थे। मगर जब पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव और आइडेंटिटी बेस्ड हो गई, तो बाकी सारी चीज़ों पे तवज्जो देनी बंद हो गई। पॉलिटिशियंस को भी ये लगा कि हमारे पास इंसेंटिव ही नहीं है किसी और चीज़ पे कुछ डिलीवर करना। लोग भी डिमांड नहीं करते थे, क्योंकि अगर ज़रूरत है तो वो छोड़ के दूसरी जगह काम करने चले जाते थे, और पॉलिटिक्स करने वापस अपने घर पे आ जाते थे। तो आई थिंक ये सब मिली-जुली वजह थी कि ये एरिया पिछड़ता ही रहा। और प्रेजेंट टाइम्स में देखा जाएगा तो यहाँ पे बड़ी इंडस्ट्रीज का कभी भी कल्चर नहीं रहा है।
वो ट्रेंड वर्कफोर्स भी नहीं रही है, क्योंकि उस बड़ी इंडस्ट्री कभी रही नहीं है, तो उस तरीके के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी नहीं बने जो उस इंडस्ट्री को केटर कर पाते। अगर बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते तो अगर बड़ी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सेंटर्स यहाँ होते तो उतनी लेवल के इंजीनियरिंग कॉलेजेस बनते, जो कि साउथ में बने। इसरो था तो स्पेस स्टडीज के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आ गए, डीआरडीओ वहाँ गया, इतनी बड़ी डिफेंस की लेबोरेटरीज वहाँ पे खुली, तो वो वाली टेक्नोलॉजी वहाँ पे एजुकेशन उस लेवल की आती गई। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बना, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, आप जितनी भी बड़ी हाईटेक आप इंस्टीट्यूशंस या कॉर्पोरेट्स देखेंगे तो वो सब वहीं पर बने। तो मेरे ख्याल से इसका भी बहुत बड़ा असर इस एरिया में पड़ा। पर इतने बड़े पैमाने पर यह सांप्रदायिकता कैसे फैली, जातिवादी राजनीति इतनी मजबूत कैसे हो गई, जबकि लीडरशिप तो बड़ी इवॉल्व थी, नेहरू थे, इंदिरा गांधी थे, तमाम लोग थे। देखिए, सांप्रदायिकता अंग्रेजों के आने के बाद से शुरू हो गई थी। 1857 के बाद से अंग्रेजों ने डिसाइड कर लिया था कि ये दो कम्युनिटीज हैं जिनको अलग रहना में ही हमारा फायदा है। तो उन्होंने डिफरेंसेस को, जो दोनों में फर्क थे, उनको ज्यादा जताना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने जो हिस्ट्री इंडिया की, जो सबसे पहली रिटन हिस्ट्री, एक कंपेंडियम निकाला, तो उस वॉल्यूम्स में जो मल्टीपल वॉल्यूम्स थी हिस्ट्री की, जो आई थिंक 1860 70 में आई है, तो उसमें भी इन्होंने ये इस बात को ज्यादा गहराई से इस बात को जताया कि ये दो कम्युनिटीज अलग अलग हैं, और मुस्लिम्स बाहर से आए हैं और उन्होंने हिंदुओं का शोषण किया है, और अब हम हिंदुओं की मदद कर रहे हैं ताकि वो वापस अपनी ग्लोरी, जो पास्ट का पुराने ऐतिहासिक उनकी जो महानता थी, वो उसको वापस अपने वो ग्लोरी को लेके आ सके। तो ये एक बार जब ये सेंटिमेंट अंग्रेजों ने इसको बढ़ावा दिया, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी लोगों में जो बुद्धिजीवी थे, और स्पेशली जो पढ़े लिखे थे, स्पेशली ब्राह्मण्स जो थे, अपर कास्ट, तो उनमें भी ये एक सेंस आया कि ये हमारे पास मौका है अपने आप को असर्ट करने का, अपना अपनी अपना कैपिटल, सोशल एंड पॉलिटिकल कैपिटल रीस्टैब्लिश करने का हमारे पास ये मौका है। तो उन्होंने भी इस बात को मतलब कवर अप करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारी इतिहास हमारा क्या रहा है, हम मिलजुल कर भी ठीक ठाक ही रह रहे थे। हमारे अंदर ये डिफरेंसेस जो थे, रिलीजन के जो डिफरेंसेस थे, ये हमारे कामकाज में, हमारे डे टू डे जिंदगी में, निजी जिंदगी में असर नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने ये सब बातें नहीं सोची, और उन्होंने अपने आप को फौरन ये सोचा कि यही मौका है कि हम एक और बड़ी ताकत के साथ मिलके, अंग्रेजों के साथ मिलके अपने आप को मजबूत कर लें। तो आई थिंक ये सांप्रदायिकता की शुरुआत वहां से हुई। फिर जब आर्य समाज बना, आर्य समाज ने इतने सारे इश्यूज को उठाया जिससे फ्रिक्शन के वो पॉइंट्स बनते गए, जैसे काउ प्रोटेक्शन, ये उन्होंने सबसे पहले ये इशू उठाया। ये इशू इतना उठा कि इसके बेसिस पे कम्युनल राइट्स होने शुरू हुए। तो पहला रिकॉर्डेड कम्युनल राइट इसी वजह से हुआ कि उन्होंने कहा कि गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली जबकि मुगल्स के पीरियड में भी बकरीद के मौके पे बहादुर शाह जफर के ये रिकॉर्डेड ऑर्डर्स हैं कि काउ स्लॉटर नहीं होगा। तो ऐसा नहीं था कि यहाँ पे मैसिव मास स्केल पे काउ स्लॉटर किया जा रहा था, बट इसको एक इशू बनाया, इसके बेसिस पे दंगा शुरू हुआ। फिर आप शुरू से ही जो पहले दंगे का आप ट्रैक अगर वो देखें कि उसकी कॉज क्या थी, तो एक कॉज का प्रोटेक्शन थी, और दूसरी कॉज थी कि वो रामनवमी का प्रोसेशन था, और उसको मस्जिद के आगे ले जाके वहां पे खड़े होके प्रोसेशन को वहां पे स्टेशन किया गया। इस पे दंगा हुआ। और आप देखें आज तक ये जो प्लेबुक है या ये जो तरीका है दंगा उकसाने का, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है, ये और बढ़ता ही गया है। तो आई थिंक इस चीज को अंग्रेजों ने हवा दी और भड़काया, हवा भी दी। और यहाँ पे तो ऑलरेडी पॉलिटिक्स इतनी फिर डिवाइड हो ही गई थी, क्योंकि मुस्लिम्स को लग रहा था कि हमारे ऊपर से फेवर हट गया है, हम अब फेवरेट नहीं है अंग्रेजों के।
तो एक तबका मुस्लिम्स का अंग्रेजों का फेवर पाने के लिए, जैसे सैयद अहमद खान ने कोशिश करी कि हम अंग्रेजों से जितना करीब हो सके हो जाएं, और दूसरा वो तबका था जिनको लग रहा था कि हमें अपने रिलीजन को और मजबूत करना है और हमें अपनी आइडेंटिटी को और मजबूत करना है। तो आई थिंक ये डिविजन्स वहां से शुरू हो ही गए थे। और बट एक आपने बड़ी दिलचस्प बात अपनी किताब में की, जब आजादी की लड़ाई की बात करती तो नेशनलाइजेशन ऑफ हिंदुइज्म की बात करती हैं, और ये जो शब्द है कि हिंदुइज्म का राष्ट्रीयकरण, मतलब ये कितना जस्टिफाइड है? क्योंकि लोग ये मान के चलते हैं कि भारत की जो आजादी की लड़ाई थी, जो कांग्रेस पार्टी ने लीड की, जो उनकी लीडरशिप थी, वो सेकुलर थी, वो सांप्रदायिक नहीं थी, हिंदू महासभा को उतना उतना ट्रैक्शन नहीं था। और भी लोग थे, लेकिन क्या आप ये मान के चलती कि कांग्रेस के अंदर भी ये कम्युनल एलिमेंट्स थे जो हिंदुत्ववाद की बात करते थे, और उस संदर्भ में आपने ये बात कही है? देखिए, कांग्रेस के अंदर तो कम्युनल एलिमेंट्स हमेशा से ही रहे हैं। जब कांग्रेस पार्टी बनी है उसके बाद से, जब वो उसका मास मतलब मास बेस जब बना है, पहले तो वो भी एलिटिस्ट पार्टी थी, तो उस वक्त कहना मुश्किल है कि वो लोगों की सोच क्या थी, मगर जब ये मास बेस पार्टी हुई है तो हर तरीके के लोग इसमें शामिल थे। मतलब कहा जाता है ना, कैच ऑल पार्टी थी, इसमें हर तरीके के लोगों को शामिल कर रहे थे। तो उसमें बहुत सारे लोग थे जो इस अलगाववादी सोच के थे, लोग थे। मगर उससे ज्यादा, जिसको मैं हिंदुआइजेशन ऑफ नेशनलिज्म कह रही हूँ, उसका मेरा मतलब मकसद सिर्फ अलगाववादी या सांप्रदायिक सोच से नहीं है। उसका मकसद मेरा यह है कि जैसे मेन स्ट्रीम किया गया हिंदू आइडेंटिटी को, तो अगर आप कह रहे हैं कि हमें देश में रामराज चाहिए, तो हम इसको सांप्रदायिक नहीं मानेंगे। मगर अगर आप कहेंगे हम निजाम मुस्तफा चाहते हैं, तो वो सांप्रदायिक हो गया। तो एक तरीके की विकैबुलरी, एक तरीके की लैंग्वेज, जैसे भारत माता की जय सांप्रदायिक नहीं आप मानेंगे, मगर अगर आप एक मुसलमान के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, तो आपने देश को एक देवी का स्थान दिया है, तो आप देश को देश आपके लिए पूजने का एक वो है, ऑब्जेक्ट है, मतलब पूजनीय बन गया है। सिर्फ देश प्रेम काफी नहीं है, आपको उसकी पूजा भी करनी है। तो इसी तरीके से जो हमारी विकैबुलरी जो फ्रीडम मूवमेंट की इवॉल्व हुई है, तो इस लैंग्वेज की वजह से भी बहुत सारी चीजें मेन स्ट्रीम होती चली गई, जिसको आप अगर देखें तो वो हिंदू रिलीजन से जुड़ी हुई थी। तो मैंने एक इसमें किताब में आप ने देखा होगा, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि आई थिंक 1930s की बात है या अर्ली 40s की है, कि कई सारे स्कूल्स में गांधी जी की तस्वीरें भेजी गई थी और स्टूडेंट से कहा गया कि आप इनकी रोज सुबह उपासना करेंगे। तो अब मुस्लिम स्टूडेंट तो उपासना नहीं करेंगे, तो मगर ये कॉमन था कि अगर आप गांधी जी को महात्मा मानते हैं, तो आप इनकी उपासना भी करेंगे। तो ये था मेन स्ट्रीमिंग या नेशनलाइजेशन ऑफ हिंदुइज्म, कि आप अपना देश प्रेम एक धर्म के तरीके से व्यक्त कर रहे हैं। तो इस तरीके से या इस तरीके से व्यक्त करने में जो मुस्लिम्स थे, या जो आइडल वर्शिप या किसी इंसान को पूजने में यकीन नहीं रखते थे, वो इस मेन स्ट्रीम से थोड़ा सा साइड उनका होना ही पड़ा। जैसे ये रेजिस्टेंस। गजाला, एक चीज मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही है, लेकिन जो मुसलमानों के साथ या इस्लाम के साथ जो कांटेक्ट था हिंदू धर्म का, वो तो बड़ा लंबा था। मतलब कोई ऐसा नहीं 10 साल का था, 20 साल का था कि एक दूसरे को नहीं समझ पाए। भाई 10,000 के आसपास, 1000 एडी के आसपास इंटरेक्शन शुरू हो गया था, बल्कि और पहले से भी हो गया था, जैसे साउथ इंडिया की अगर आप बात करेंगे तो ये कम्युनिकेशन गैप क्यों बना कि वो उनकी बातों को नहीं समझ रहे थे और ये इनकी बातों को नहीं समझ रहे थे? या गांधी की तस्वीर को जब भेज रहे थे तो ये नहीं मानते थे कि मुसलमान तो आइडल वर्शिप नहीं करता है। और आपने अपनी किताब में भी बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से पेज नंबर 307 पे लिखा है, Consequently, in the Hindi belt, while Hindu nationalists sought to mobilize fellow citizens against the British in the name of reclaiming the lost ancient glory, the Muslim nationalists tried the same mobilization trick in the name of Sultanate Mughal history. Both resorted to hyperbole to make the case for their past superiority and invincibility. Technically, they both were doing this against the British,
but because they were thinking separately, they ended up fighting each other more than the British, as mentioned earlier. तो ये ऐसा लगता है कि साथ रहने के बावजूद भी देयर वाज अ ग्रेट कम्युनिकेशन गैप, जो या तो एक दूसरे को समझ नहीं रहे थे या एक दूसरे को समझना नहीं चाहते थे। जबकि भारत के बारे में कहा जाता था कि जो जितने लोग विदेश पहले आए, चाहे वो ग्रीक हो, चाहे वो पार्थियंस हो, या फिर कुषाण हो, शक हो, वो इंटरमिंगल होके गायब हो गए। ये क्यों बचा रह गया? देखिए, जब ये जो पहले आए, जो लोग आए, उनकी रिलीजियस आइडेंटिटीज इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी जो कि मुस्लिम्स की थी। तो मुस्लिम्स इंटरमिंगल होने के बावजूद भी गायब नहीं हो सकते थे। मगर ये जो कम्युनिकेशन गैप, हम अब इसको एक नेगेटिव तरीके से देख रहे हैं। इसका एक पॉजिटिव साइड ये है कि कम्युनिकेशन गैप का मतलब, ये कम्युनिकेशन गैप या ये एक दूसरे के बारे में समझ कम होना, इस बात का भी सबूत था कि साथ-साथ रहने के बावजूद भी वो एक दूसरे से ये डिस्टेंस मेंटेन करा हुआ था। इस डिस्टेंस की वजह से शांति थी। तो इसीलिए दंगे फसाद नहीं होते थे, लड़ाई नहीं होती थी। उनको पता था कि ये आपकी धार्मिक ये आपकी बिलीफ सिस्टम है, ये आपकी प्रैक्टिस है रिलीजन की, आप इस तरह से अपने धर्म को का पालन करते हैं, तो आप ये करिए, हमें इससे एतराज़ नहीं है। हम इस तरह से करते हैं, हम ये आपको इससे एतराज़ नहीं होना चाहिए। तो ये कोएग्जिस्टेंस इसी वजह से हो पाई कि दोनों एक दूसरे के प्रैक्टिसेस को या बिलीफ सिस्टम्स को कंटेस्ट नहीं करते थे। किसी ने अपने आप को दूसरे पे थोपने की कोशिश नहीं की। तो ये पैरेलल ट्रैक पे चलते रहे। तो इसीलिए ये मुमकिन हो पाया कि पूरे ब्रिटिश पीरियड में, पूरे मुस्लिम पीरियड में, चाहे वो सल्तनत थे या बाद में मुगल्स थे, मास कन्वर्जन्स होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और इंडिया मुस्लिम कंट्री नहीं बना। जबकि वो ऑलमोस्ट 700-800 साल की टोटल अगर देखा जाए, हुकूमत देखी जाए, तो इतना लंबा पीरियड था जिसमें से चलो तुगलक का पीरियड तो छोटा था, बट औरंगजेब का काफी लंबा रेंज था, जो ऑलमोस्ट 90% इंडिया यूनाइटेड था एक मुस्लिम रूलर के अंडर। उसके बावजूद भी कन्वर्जन्स की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि टॉलरेंस था कि आपको जो करना है आप कीजिए, हमें जो करना है हम करते हैं। और मैंने कुछ हिस्टोरियंस को भी कोट किया है बोलते हुए कि एक्चुअली एक म्यूचुअल इनडिफरेंस था एक दूसरे की तरफ, कि जो लोग मिलते जुलते थे, जो जहाँ पे कल्चरल फ्यूजन हुआ है, उसके भी एविडेंस हमें दिखता है कि हमारे कल्चरली बहुत सारे हैबिट्स सिमिलर हो गई हैं। चाहे वो कलर्स के ऊपर हो कि सफ़ेद है, मॉर्निंग का कलर है, लाल सेलिब्रेशन का कलर है, हरा फर्टिलिटी का कलर। तो ये रिलीजन एग्नोस्टिक बन गया, मतलब हर धर्म के लोग इसको मानते हैं नॉर्थ इंडिया में। तो कुछ जगहों पे तो ये मिले जुले इंटरसेक्शन हुआ इनका, मगर बहुत जो हार्डकोर रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी वहाँ पे वो अलग ही रहे। तो आई थिंक इसकी वजह से भी ये अंडरस्टैंडिंग में फ़र्क आया। मगर जो फ्रीडम मूवमेंट में, फ्रीडम स्ट्रगल के पीरियड में हम जो देख रहे थे ये हिंदुआइजेशन, इसकी वजह ये नहीं थी कि उनको पता नहीं था कि मुस्लिम्स आइडल वर्शिप नहीं करते हैं। ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन या लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। ये एक, इसीलिए मैंने इसको नेशनलाइजेशन कहा है। उनको ये लगा था कि यही नेशन का शेप होना चाहिए। तो ये जो फोर्स, जो ड्राइविंग फोर्स, मोमेंटम जो बिल्ड कर रहा था आज़ादी के लिए, अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए, ये मोमेंटम एक धार्मिक सोच से भी चल रहा था। मतलब ये उसको वो पुश कर रहा था, क्योंकि लीडर्स को ये लगता था कि लोगों को सड़कों पे लाने का, प्रोटेस्ट करने के लिए रिलीजन से बड़ा मोबिलाइजर कोई भी नहीं है। एक धार्मिक नारे के अंदर आप ज़्यादा लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। तो इसीलिए देश का भी उसको भी इक्वेट किया गया एज अ डेटी, बिकॉज आपका देश प्रेम एक बड़ी अमॉर्फस, एक बहुत ही आप जिसको डिफाइन नहीं कर सकते, एक ऐसी चीज है। आप देश प्रेम क्या होता है? लोग अपने गांव से प्यार करते हैं, अपने पड़ोस के लोगों से कर सकते हैं, आप अपने शहर से कर सकते हैं, या स्टेट, मतलब बहुत नेशनलिज्म या पेट्रियोटिज्म एक थोड़ा सा डिफ्यूज सब्जेक्ट है। आप कैसे देश प्रेम को एक्सप्रेस करेंगे? इसकी सबूत ये भी है कि आज भी हम इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे पे देश प्रेम जो है फिल्मी गानों से ही एक्सप्रेस कर पाते हैं। जब तक हम फिल्मी देश प्रेम के गाने नहीं बजाते हैं तो हमारा देश प्रेम व्यक्त नहीं हो पाता है। तो
आपने जब देश को एक रिलीजियस आइडेंटिटी दे दी है, तो उस देश प्रेम को एक्सप्रेस करना आसान हो जाता है, क्योंकि आपको रिलीजियस एक्सप्रेशन करना आपको आसान है ना, आप करते रहते हैं। तो ये दिस इज मतलब इसका ये है मेरा मकसद कहने का कि ये एक नेशनलाइजेशन ऑफ हिंदुइज्म हुआ। हम दरअसल बातचीत कर रहे हैं गजाला वहाब की किताब द हिंदी हार्टलैंड की, जो छापी है एलएफ ने, और इसका दाम है 999 रुपए। जैसा मैंने कहा कि किताब दरअसल जो हिंदी हार्टलैंड में खासतौर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन इलाकों के बारे में, उनके इतिहास को, उनकी संस्कृति को, उनकी बोली को, उनके खान पान को, इन सब का एक विश्लेषण करती है, एक विवेचना करती है। और जो मौजूदा सवाल हैं इस वक्त की राजनीति के, जो सांप्रदायिकता के या जातिवाद के, उसके हल खोजने की कोशिश करती है। गजाला, आपने जो बातें कही, अगर उसमें एक चीज मैं जोड़ूं कि आपने एक बड़ी दिलचस्प बात की कि जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी उस वक्त तक मुस्लिम लीग जिन्ना जो उसको लीड कर रहे थे, वो तब तक इस्लाम को लेकर नहीं है जब तक कि जमात इस्लामी सामने खड़ी नहीं होगी। बट जमात इस्लामी भारत में कभी कोई बहुत बड़ी फोर्स बन के नहीं उभर पाई, ना आज़ादी के पहले ना आज़ादी के बाद। जिस तरीके से पाकिस्तान में जमात इस्लामी बड़ी पावरफुल हुई थी, या फिर बांग्लादेश में बड़ी पावरफुल हुई थी, इंडिया में तो उतनी पावरफुल नहीं थी, बल्कि यहाँ अगर हम कहें तो जमात उलेमा हिंद ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी। तो आपने क्यों ये माना कि अगर जमात इस्लामी नहीं होती, क्या आप ये मानती कि अगर जमात इस्लामी का उदय नहीं होता तो फिर जिन्ना इस्लाम की बात नहीं करते और इस्लाम को पाकिस्तान से डिफाइन नहीं करते? देखिए, जमात इस्लामी और जमात उलेमा हिंद में काफ़ी फ़र्क है। जमात इस्लामी शुरू से ही पॉलिटिकल इस्लाम की बातें करती थी। जमात इस्लामी के जो फाउंडर थे मौदूदी, ये फ़िलॉसफ़ी या ये थिंकिंग जो पॉलिटिकल इस्लाम की है, जो बाद में मुस्लिम ब्रदरहुड, इजिप्ट के मुस्लिम ब्रदरहुड ने भी अडॉप्ट की, ये जमात इस्लामी की फाउंडिंग प्रिंसिपल था। तो ये शुरू से एक पॉलिटिकल बॉडी थी। जमीयतुल उलमा हिंद रिलीजियस बॉडी थी। तो उनका मगर उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में काफ़ी काम किया। उनका बहुत फेमस है रेशमी रुमाल तहरीक उन्होंने क्रिएट की थी, जो रुमाल के ज़रिए मैसेजेस करते थे, और तो उनका फ्रीडम मूवमेंट में काफ़ी रोल रहा है। उनके कई लीडर्स को काला पानी भी हुआ है, आई थिंक 1-2 को सज़ाए मौत भी दी गई थी। बट जमात इस्लामी पॉलिटिकल इस्लाम की बात करती थी, और इंडिया को एक इस्लामिक रिपब्लिक बनाने की बात करती थी। तो इसकी न्यूसेंस वैल्यू काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि ये कार्डर बेस, आप इसका अगर मैं मिसाल दूं तो ये आप इसको आरएसएस समझ सकते हैं, मुस्लिम आरएसएस समझ सकते हैं। ये बिल्कुल हार्डकोर कार्डर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन थी। तो इसमें वॉलंटियर्स थे जो कंप्लीटली डिवोटेड थे इस कॉज के लिए, पॉलिटिकल इस्लाम के कॉज के लिए। तो जब ये पार्टी थोड़ी स्ट्रांग हुई हिंदुस्तान में, एक थोड़ा सा कार्डर इनका बढ़ा और इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ हाथ मिलाया, तो उस वक्त मुस्लिम लीग के पास फाइनली एक अपना कार्डर बना जो कि उस वक्त कांग्रेस का मुकाबला कर सके, छोटे लेवल पे, बट फिर भी कर सके। क्योंकि कांग्रेस तो कार्डर बेस्ड, उस वक्त कार्डर कांग्रेस का काफी स्ट्रांग था, स्पेशली रूरल गांव देहात के एरियाज में, जो कि ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था, क्योंकि मोबिलाइजेशन वो वहीं करते थे। और गांधी के वापस आने से और गांधी के चंपारण के एक्सपेरिमेंट के बाद से, जहाँ पे उनको कामयाबी मिली, तो उन्होंने बहुत ही पैरेलल ब्रिटिश से का पैरेलल स्ट्रक्चर कार्ड अपने फ्रीडम मूवमेंट का क्रिएट किया था, कि सत्याग्रह का स्ट्रक्चर क्रिएट किया था कि गांव में एक ये लीडर होगा, उसके ऊपर एक ये लीडर होगा, उसके बाद एक हेरारिकल स्ट्रक्चर उन्होंने किया था, जिसके तहत वो मोबिलाइज करना उनके लिए पॉसिबल होता था। जब वो चाहते थे तो वो मोबिलाइजेशन का कॉल देते थे, और वो गांव से लेके शहर तक लोग इकट्ठे हो जाते थे। तो और ये उस टाइम है जब टीवी भी नहीं है, फोन्स भी नहीं है, मतलब उस पीरियड में ये करना तो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने ये स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया था, जो कि मुस्लिम लीग के पास नहीं था लक्ष्य। ये मुस्लिम लीग के पास ये आया है जब जमात इस्लामी ने भी अपना एक थोड़ा सा पैरेलल स्ट्रक्चर क्रिएट किया कार्डर्स का। तो जब तक आपके पास वो साधन ही नहीं है जिससे आप अपना विजन आर्टिकुलेट कर पाएं, तो वो विजन की अहमियत क्या है? अगर जिन्ना हवा में कह देते कि हमें इस्लामिक पाकिस्तान चाहिए, इन एनी केस पाकिस्तान का आइडिया भी
तब तक नहीं आया था, क्योंकि पाकिस्तान का पहला कॉल ही 40 में दिया गया था, 1940 में। तभी भी नाम पाकिस्तान नहीं था, बट ये था कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज को एक ऑटोनॉमस एंटिटी का करार दे दिया जाना चाहिए। तो ये जब आपके दिमाग में भी ये क्लैरिटी नहीं है कि इवेंचुअली आपको क्या चाहिए, तो उसका अमली जामा क्या होना चाहिए, जिसको कहा जाता है, मतलब उसका रूप क्या होना चाहिए, ये क्लैरिटी कैसे आती है उस वक्त। तो ये जब तक आई है तब तक जमात इस्लामी ने ऑलरेडी अपना स्ट्रीट पावर दिखा दिया था कि हम भी सड़क पे उतर के दंगा भी कर सकते हैं, नारेबाजी भी कर सकते हैं, लोगों में अपना दबदबा भी कर सकते हैं और कैंपेनिंग भी कर सकते हैं। तो इसका मुस्लिम लीग के साथ हाथ मिलाना एक बहुत ही क्रूशियल मोमेंट था, जब फाइनली जिन्ना को भी लगा कि अब हम एक सेपरेट नेशन स्टेट की भी बात कर सकते हैं। उस क्या वक्त क्या इंडिया जिन्ना में डर भी गए थे जमात की वजह से? कि उनको लगा था कि नहीं अगर वो डरे। इस्लाम की बात नहीं करेंगे तो मोबिलाइज नहीं कर पाएंगे और जमात इस्लामी के पास लीडरशिप चली जाएगी पाकिस्तान की? आई थिंक आई डोंट थिंक डरे थे, बट उनको ये लग रहा था कि जो जो पॉलिटिकल लेगेसी वो छोड़ना चाहते हैं अपने बाद, वो जमात के बगैर हो नहीं सकता है। वो उनका जो एम्बिशन था, वो एम्बिशन वो अचीव नहीं कर सकते थे जमात की मदद के बगैर। ये अगर हम आजादी के बाद में आए तो इस किताब में आप बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से, आपको राम मनोहर लोहिया भी मिलते हैं, जयप्रकाश नारायण भी मिलेंगे, इसमें आचार्य कृपलानी भी दिखाई पड़ते हैं, साथ ही साथ आरएसएस भी है, नेहरू भी है, इंदिरा गांधी भी है, राहुल गांधी, राजीव गांधी, सब लोग इसमें इसमें आपको दिखाई पड़ जाएंगे। और ये सब लोग कहीं ना कहीं नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स करते थे, और नॉर्थ इंडिया, स्पेसिफिक नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स नहीं करते थे, लेकिन चूंकि नॉर्थ इंडिया में ये लोग पले बढ़े थे तो पूरी पॉलिटिक्स जो है वो एक तरीके से डिफाइन करते। आपने अपनी किताब में एक इंप्रेशन ये भी देने की कोशिश की है कि दरअसल ये जो सोशलिस्ट पार्टी थे, जेपी थे या फिर राम मनोहर लोहिया थे, अगर इन लोगों ने आरएसएस के साथ अगर साठगांठ नहीं की होती या तो उनको लेजिटिमेसी नहीं मिलती, और शायद 2014 वाली जो स्थिति पैदा हुई कि जहां बीजेपी अपने बल पर सरकार बना पाई, वो स्थिति नहीं बन पाती अगर लेजिटिमेसी नहीं देते। तो ऐसा था? मैं ऐसा मानती हूँ। मैंने जब इस पीरियड के बारे में मैं पढ़ रही थी, रिसर्च कर रही थी, तो मुझे काफ़ी हैरानी हुई देख के कि ये जो सोशलिस्ट पार्टीज़ थी, एक तो ये मुझे बड़ी हैरानी हुई, मैं पहले से इस बात को नहीं जानती थी कि इसमें इतनी स्प्लिट्स हुई हैं। मैं पहले बड़ी कन्फ्यूज़ रहती थी, अलग-अलग नाम सुन के एसएसपी, पीएसपी, तो बट इस रिसर्च के दौरान मुझे पता चला कि ये सारी इंडिविजुअल ड्रिवन पार्टीज थी, स्पेशली जो यूपी और बिहार में आई। और ये सारे इंडिविजुअल्स जो थे बेइंतहा इगोइस्ट थे, पर्सनालिटी क्लैशेस इनके अपने दूसरे लीडर से होते रहे, इसलिए इतने मल्टीपल स्प्लिट्स होते रहे। अभी एक पार्टी बनी, फिर इससे मर्ज किया, फिर वो स्प्लिट हुई, फिर तीसरी पार्टी बन गई। तो इन ऐसी पार्टीज में अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिक्स तो होनी लाजमी ही थी। इसलिए जब राम मनोहर लोहिया को लगा कि अब ये उनका मौका है यूपी में और बिहार में सत्ता पलटने का 67 के इलेक्शंस में, तो उन्होंने आरएसएस के साथ हाथ मिला लिया। न सिर्फ आरएसएस के साथ उन्होंने हाथ मिलाया, वो उनके साथ कैंपेनिंग कर रहे हैं, जॉइंट कैंपेनिंग करी, और उनको सरकार का हिस्सा यूपी में बनने का मौका मिला। तो उससे मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिशियंस थे उनको भी लगा कि ये आउटकास्ट नहीं है। गांधी के असैसिनेशन के बाद से ये पूरा जो हिंदुत्व यूनिवर्स था वो एक आउटकास्ट था, मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए भी और आम ताम इंसानों के लिए, मतलब जो आम नागरिक थे वो भी उनको घृणा की नजर से देखते थे कि ये इन लोगों ने महात्मा गांधी का असैसिनेशन करने में इनका हाथ रहा है। बट इसको मेन स्ट्रीम करने में, इनको ये लेजिटिमेसी देने में ये सोशलिस्ट पार्टीज का हाथ था। पहले राम मनोहर लोहिया ने किया, फिर जब जेपी का भी एम्बिशन थोड़ा सा बढ़ा, उनको लगा कि मुझे भी एक अपनी लेगेसी छोड़नी है कि मैंने सत्ता पलट दी, इंदिरा गांधी को की सत्ता पलट दी है, तो उन्होंने भी आरएसएस के साथ हाथ मिलाया। आप देखेंगे उस वक्त ये जो जेपी मूवमेंट शुरू हुआ था बिहार में, वो किस कदर कम्युनल मूवमेंट था, मतलब वो उसके नारे, उसके स्लोगन्स भी कितने कम्युनल थे। वो तभी से उन्होंने आइडेंटिटी अपनी क्लियर कर ली थी कि हम ये मोबिलाइजेशन जो कर रहे हैं ये हिंदू आइडेंटिटी के बेसिस पे कर रहे हैं। तो ये फर्दर उनका मेन स्ट्रीमिंग हुआ, उनका लेजिटिमाइजेशन हुआ
मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में। जब सरकार बनी है, जनता सरकार, और उन्होंने कहा कि आरएसएस के लोग अब सब अपनी आइडेंटिटीज मर्ज कर लें एक जगह, तो ये फाइनली अब हम वाजपेयी की लेगेसी वहां से शुरू हुई है कि बहुत अच्छे वो विदेश मंत्री रहे हैं। अभी भी लोग इतना फॉन्डली, मतलब पूरे, जब आप नॉर्मल इंसान, नॉर्मल नहीं, मेरा मतलब है जो लोग आरएसएस के क्रिटिक्स भी हैं या बीजेपी के क्रिटिक्स भी हैं, वो भी वाजपेयी को क्रिटिसाइज करते में थोड़ा झेपते हैं, क्योंकि उनको वाजपेयी का वो विदेश मंत्री वाला पीरियड याद आ जाता है 77 का। वो ये कहते हैं कि अच्छे आदमी है लेकिन गलत पार्टी में है, गलत पार्टी में है इन द रॉन्ग जी। पार्टी। तो जी, और आपने आडवाणी को मौका दिया आईएनबी मिनिस्ट्री, ना सिर्फ मिनिस्टर बनने का, मगर मीडिया को काफी हद तक सबवर्ट करने का। आप देखिए उन्होंने जिस तरह के उस वक्त लोग मीडिया में आए, 80s तक आते आते, लेट 80s तक आते आते, जब राम मंदिर का कैंपेन शुरू हुआ है, इनमें से बहुत सारे लोग काफी इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे थे। तो यही वजह है कि जब बोफोर्स का स्कैंडल आया तो पूरा मीडिया कांग्रेस से हॉस्टाइल था, और वो उस स्कैंडल में चाहे इतने सालों के बाद भी कुछ साबित ना हो पाया, मगर वो दाग कांग्रेस के ऊपर से कभी हट नहीं पाया। और ये मीडिया का ही रोल है कि उन्होंने मीडिया को उस वक्त जब कंट्रोल किया और नए जर्नलिस्ट को प्रोबेबली प्रोत्साहन दिया या उनको फिक्स किया अलग अलग जगहों पे, कि वो पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस पे लेट 80s और 90s में आए, कि ये सारा कैंपेन, राम यात्रा का, रथ यात्रा का, फिर बाबरी डिमोलिशन का, फिर कांग्रेस के एंटी कांग्रेस सेंटिमेंट जो पनपा, इसमें मीडिया का कितना बड़ा रोल रहा। और इसका आप कंपैरिजन आज के टाइम से करें कि मौजूदा सरकार के ऊपर एक इल्जाम नहीं टिक पाता है, चाहे कितने आप सबूत पेश कर ले, मगर कोई, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया उसको हाथ ही नहीं लगाता है। तो ये लेजिटिमेसी जो थी, ये सब जेपी मूवमेंट के बाद से शुरू हुई। सरकार जब बनी जनता दल की, और बीजेपी जनसंघ के मेंबर्स उसमें शामिल हुए, उन्होंने, क्योंकि इनका विजन काफी उस वक्त भी मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म रहा होगा, उन्होंने सोचा होगा कि हम धीरे धीरे ग्राउंड अप लेवल पे, नीचे से ऊपर उठते हुए सोसाइटी में ये जो स्तंभ हैं डेमोक्रेसी के, उनको कैसे कॉम्प्रोमाइज करेंगे और कैसे अपनी तरफ उनको लाएंगे। तो वो चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, जो उस वक्त लोग भर्ती हुए, वो पावर डिसीजन मेकिंग पोजीशन पे 20 साल के बाद आए, तो इनको फिर वो फेवरेबल ब्यूरोक्रेसी भी मिली, फेवरेबल प्रेस भी मिला, और लोगों में तो इन एनी केस इन्फ्लुएंस आ ही रहा था। बिल्कुल। नॉर जो हमारा जो हिंदी हार्टलैंड है, इसमें जवाहरलाल नेहरू भी थे, इसमें इंदिरा गांधी भी थी, और नरेंद्र मोदी को भी अगर केंद्र की राजनीति में आना था तो उनको भी बनारस से चुनाव लड़ना पड़ा। ये है हिंदी हार्टलैंड की ताकत और मजबूती। अब अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि ये जो जिस मकाम पे इस वक्त हिंदी हार्टलैंड है, एक नई फॉल्ट लाइन क्रिएट हो रही है। वो नई फॉल्ट लाइन ये इंडिया में क्रिएट हो रही है कि भाई दक्षिण वाले कहते हैं कि हम तो पैसे हम कमा के देते हैं, पढ़ाई लिखाई हम लोग कर रहे हैं, डेवलपमेंट पे हमारा पार्टिसिपेशन ज्यादा है, और हम नॉर्थ इंडिया को क्यों पैसे दें। ये जो नॉर्थ एंड साउथ के बीच का जो झगड़ा जो शुरू हो गया है, और ये अगर संभाला नहीं गया तो ये बड़ी खतरनाक रुख भी अख्तियार कर सकता है। इसको आप किस नजर से देखती हैं? क्या वाकई में नॉर्थ इंडिया के लोग बिल्कुल काम नहीं करना चाहते हैं, और जो साउथ इंडिया का जो आरोप है उस पर दम है? देखिए, ये बात सही नहीं है कि नॉर्थ इंडिया के लोग बिल्कुल काम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। ये बात सही है, इकोनॉमिक आउटपुट जो साउथ इंडिया का है वो बहुत ज़्यादा है, और उसकी सबसे बड़ी वजह है इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्री ज़्यादा साउथ इंडिया में है। और एक बार जब आपका इकोसिस्टम बन जाता है तो नए इंडस्ट्री या नए भी जो कारखाने या बड़े कॉर्पोरेट्स आते हैं, वो भी उसी इकोसिस्टम का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो अब जो विदेश से भी कंपनियां आ रही हैं जो निवेश करना चाहती हैं भारत में, या यहाँ पे इंजीनियरिंग सेंटर्स खोलना चाहती हैं, तो उनको वो रेडीमेड इकोसिस्टम बैंगलोर में मिल रहा है या चेन्नई में मिल रहा है या हैदराबाद में मिल रहा है, तो वो वही जाना प्रेफर करती हैं, क्योंकि वो सिस्टम वहाँ का ऐसा उनको वहाँ मिल रहा है।
अगर वो नॉर्थ इंडिया में आएंगी, मध्य प्रदेश में या नोएडा में जो या कहीं पर भी यहाँ पर आएंगी, तो उनको वो पूरा सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी फैक्ट्री एक आइसोलेशन में तो चल नहीं सकती है ना, उसकी पूरी सप्लाई चेन आनी है, रॉ मटेरियल आना है, कंपोनेंट्स आने हैं, जो भी वो प्रोड्यूस कर रही है उसके कंपोनेंट्स आने हैं, तो ये सब कुछ होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये सब यहाँ पे मौजूद नहीं है और इसको क्रिएट करने में अब कोशिश की जा रही है, पिछले कुछ सालों से, पिछले 20-25 सालों से कोशिश की जा रही है, तो इसको बनने में, पनपने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब अगर आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया में, यूपी में ही आप देख लीजिए, कुछ पॉकेट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन की या इंडस्ट्रियल पॉकेट्स बन गई हैं और धीरे धीरे बन रही हैं, स्पेशली जो एशियन इंडस्ट्रियल, जो एशियन कॉर्पोरेट्स हैं, साउथ कोरियन कॉर्पोरेट्स हैं या जापानीज कॉर्पोरेट्स हैं, वो इस रीजन में उन्होंने इन्वेस्ट काफ़ी करा है, चाहे वो मारुति की फैक्ट्री हो या अभी यूपी में इतने सारे ये कोरियन कंपनीज हैं, ह्यूंडई है या होंडा है या सैमसंग है, एलजी है, तो ये सारे अपनी फैक्ट्रीज इस रीजन में बना रहे हैं और इसके साथ ही ये पूरा इकोसिस्टम इस एरिया में धीरे धीरे बन रहा है। तो ये इसको बनने में वक्त लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस पे फोकस करने की ज़रूरत है। मगर जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, यहाँ पे है लार्ज स्केल इंडस्ट्री का पहले भी चलन नहीं था। यहाँ का जो हमारा जो कोर एसेट है या हमारी जो काबिलियत है, यूएसपी है, वो आर्टिजन बेस्ड इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, जो आर्टिस्ट बनाते हैं, चाहे वो वीविंग की हो, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट की हो, चाहे वो कार्पेट हो या मेटल वर्क हो, आयरन वर्क हो। तो हमें जो हमारा यूएसपी है, अगर सरकार ने उसी पे फोकस किया, ज़्यादा किया होता, तो हमारे यहाँ के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इतने सारे बने होते, छोटी इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट इतना जनरेट करती, क्योंकि वहाँ मैकेनाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि वो हैंड बेस्ड इंडस्ट्री है, तो एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पे इतना जनरेट होता। बट अनफॉर्चुनेटली चूंकि हमारी नीतियाँ ऐसी हैं, इकोनॉमिक नीतियाँ कुछ ऐसी हैं, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ मगर ये बात मुझे थोड़ी सी जो समझ में आई है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। हम सोचते हैं कि फ्री मार्केट में हमारी इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए, तो हम फ्री मार्केट की लॉजिक जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे लगाते हैं। तो अगर एक ब्रास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कॉम्पिटिटिव नहीं है, बाजार में नहीं बेच पा रहा है क्योंकि उससे बेहतर माल बाहर की कंपनियां बना रही हैं, तो हमारी सरकार उसको प्रमोट नहीं करेगी। मगर अगर बड़े कॉरपोरेट्स हैं, मान लीजिए ऑयल रिफाइनरी खुलनी है या पॉलिएस्टर के, टेक्सटाइल के मिल्स बननी है, तो उसके लिए सरकार न सिर्फ उसको प्रमोट करेगी, कंसेशनल रेट पे ज़मीन देगी, बल्कि वो प्राइम मिनिस्टर के डेलीगेशंस का वो इंडस्ट्रियलिस्ट हिस्सा भी बन के जाएंगे। तो ये सरकार का सपोर्ट ही तो है इंडस्ट्रियल हाउसेस को, कि वो आप उसके डेलीगेशन का हिस्सा हैं। आप पॉलिटिक्स के जरिए, देश की विदेश नीति के जरिए अपनी कारोबार भी कर रहे हैं, मगर छोटी इंडस्ट्रीज को या आर्टिसन बेस्ड इंडस्ट्रीज को ये सहूलियत मुहैया ही आप नहीं करा रहे हैं। मैंने किताब में जो इकोनॉमी का चैप्टर है उसमें इसकी मिसाल दी है फ्रांस के विनयार्ड्स के साथ, कि फ्रांस ने अपनी वाइन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जबकि सब प्राइवेट सेक्टर में है, मगर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक तो उसके ऊपर वीएसओपी और अलग अलग वीएसओपी आई थिंक विस्की के साथ होता है, वाइन के साथ भी एक अलग उन्होंने स्टैंडर्ड्स क्रिएट किए हुए हैं। तो उनको वो न सिर्फ वो कैटेगरी दी हुई है, सरकार उनको प्रोटेक्ट करती है, उनको कंपटीशन से बाहर रखती है, उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए, ताकि लोग महंगी से महंगी फ्रेंच वाइन खरीदें। अभी भी आपके दिमाग में रहता है कि वाइन तो फ्रेंच ही बढ़िया बनाते हैं, कैलिफोर्निया की वाइन्स क्या वाइन्स हैं। तो ये सरकार के प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी से ही उसको एक लग्जरी आइटम की तरह से आपने प्रिजर्व करके रखा हुआ है। वाइन टूर्स आप करते हैं, फ्रांस जाएंगे, मेरे ख्याल से अगर आपके पास पैसा थोड़ा सा ज्यादा है तो आप चाहेंगे कि मैं भी एक वाइन टूर करूं, विनयार्ड जाऊं, देखूं, वहां पे वाइन सैम्पलिंग करूं। तो ये एक लाइफस्टाइल को उन्होंने इंडस्ट्री को लाइफस्टाइल और टूरिज्म के साथ मिक्स करा हुआ है, जिससे उनकी वाइन्स इतनी दुनिया में फेमस हैं। हमारे यहाँ भी हमारा जो टेक्सटाइल है, अब जो हैंडलूम है,
अगर हमने इसको टूरिज्म को के साथ और जोड़ा। जोड़ा होता, हम कंडक्टेड टूर्स करते कि हमारे फॉरेनर्स आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, वो बनारस के हैंडलूम्स में जाके देखें कि एक हैंडलूम पे आर्टिजन बैठ के कितने टाइम में इतना पीस बनारसी सिल्क का वीव कर पाता है या ब्रोकेट का कर पाता है। हो सकता है उनको ज्यादा बढ़ावा मिले। हमारे यहाँ तो इस हद तक हमने फ्री मार्केट को एम्ब्रेस कर लिया है, जहां तक कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का सवाल है, कि जो सरकार पहले कंसेशन पे या सब्सिडाइज्ड रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती थी, क्योंकि सिल्क यार्न जो है हम काफी इंपोर्ट करते हैं चाइना से, तो वो सब्सिडीज भी सरकार ने हटा दी हैं। तो आप तो इजी लोन्स जो थे पहले, उनका इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को लोन मिलते थे। तो आप हमने सिस्टमैटिकली यहाँ का जो यूएसपी था हिंदी बेल्ट का, उसको हम खुद खत्म करते जा रहे हैं, और फिर हम हाथ झाड़ते रहते हैं और बोलते हैं कि ये तो पिछड़ा हुआ इलाका है। तो आई थिंक इसमें नीतियों का बहुत बड़ा हाथ है। आपका माइक बंद है। मैं कह रहा हूँ कि गजाला की बातों को सुनने के बाद आपको लगा होगा कि वो तो विनियार्ड की भी बात कर रहे, इकोनॉमिक्स की बात कर रहे, हिस्ट्री की बात कर रही, कल्चर की बात कर रही। तो इन सब चीजों को बहुत कायदे से अगर आपको समझना हो तो फिर मैं आपसे कहूंगा हिंदी हार्टलैंड की किताब पढ़ना न भूले। और अंत में मेरे लिए जिस चैप्टर इस किताब की जो सबसे महत्वपूर्ण और मेरा सबसे पसंदीदा जो पैराग्राफ है वो जरूर पढ़ के सुनाऊंगा, ताकि आपको इस किताब के रेंज का अंदाजा लग जाए। और सवाल क्या है? सवाल है कि हिंदुस्तान में औरतें वेजिटेरियन ज्यादा क्यों होती है, शाकाहारी ज्यादा क्यों है, और पुरुष मांसाहारी ज्यादा क्यों है। पढ़ के सुनाता हूं, उसके बाद में इस बातचीत को खत्म करूंगा। मोर women are vegetarian than men and it is not simply a matter of choice. Brajraj refers to the Hindu epics to explain this split. He says that many Hindu gods in their Kshatriya avatar consumed meat during wars, but in peacetime or when they were in their palaces, they followed the non-meat diet. Hence, it is common in many households in Rajasthan for men to eat meat outside their homes. Since it is not cooked at home, women eat only vegetarian foods, he says. Since meat is also associated with the virality in many communities, it is forbidden to women, especially widows. Sometimes it is also a matter of domestic economics. Being more expensive, meat is reserved for men as they are the main earning members and need the nutrition and stamina meat may provide. For instance, in my childhood home, when my extended family was yet to experience prosperity, meat was cooked only on special occasions. And on those occasions, my grandmother would put aside the choicest pieces for her sons. The rest of the family, comprising women and children, ate what remained, combining the meat with lentils and vegetables. तो गजाला ये भी कह रही है कि उनके साथ भी थोड़ा अन्याय हुआ है, नॉनवेज शायद इनको कम मिला या भाइयों को ज्यादा मिला। इस किताब को पूरा पढ़ें, क्योंकि बहुत सारी बातचीत हमने अभी की। अगर सारी बातचीत अभी हो जाएगी तो फिर किताब आप नहीं पढ़ेंगे। निश्चित तौर पे इस किताब को पढ़ें, आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया गजाला, इतनी खूबसूरत, इतनी बेहतरीन किताब लिखने के लिए। थैंक यू सो मच। आई होप लोग खरीद कर पढ़ें इस किताब को। थैंक यू सो मच, एंड आई रियली होप आपके मुंह में घी शक्कर ज्यादा से ज्यादा लोग थैंक यू सो मच। थैंक यू। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.